नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु बली या निर्बल। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली अनुसार अलग अलग लग्न में अलग अलग भावों में किसी ग्रह का क्या फल है जानने के लिए संपूर्ण भृगु संहिता प्लेलिस्ट पर जाए, जहां आपको 1054 वीडियो मिलेंगी। वो देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार का ग्रहफल रहेगा। हालांकि उसमें कंजंक्शन आस्पेक्ट अभी हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक प्राइमरी ओवरव्यू लेने के लिए सबसे सरल, या कोई ज्योतिष सीखना चाहता है तो सबसे सरल तरीका होता है भृगु संहिता, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट व्यू देता है किसी भी ग्रह का किसी भाव में। और फिर जैसे जैसे चीज़ों को थोड़ा हम स्तर बढ़ाते जाएंगे, उसमें हम पराशरी के नियम और अतिरिक्त डिविजनल चार्ट या जेमिनी की दृष्टियाँ वो भी शामिल करते रहेंगे। कोई ऐसे हैं जो मैथमेटिकल पोर्शन में ज़्यादा रुचि रखते हैं ज्योतिष के, तो वो ग्रहों का गणित वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां हम बाकायदा लग्न, गुलीक, मुहूर्त को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फलित के भी जो टेक्निकल पॉइंट है, तकनीकी बिंदु है कि क्यों उसको राजयोग माना जाता है, वो सब ग्रहों के गणित वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। केतु, तो लास्ट क्लास में हमने राहु के बारे में डिस्कस किया था। तो राहु को हम क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी, पूरी तरह से संसार को जानना चाहता। उसका शरीर से संबंध नहीं, उसका सिर्फ उसके पास एक डेवलप्ड ब्रेन है। और मुख्य रूप से क्योंकि वो तामसिक ग्रह है, तो अपने बुद्धि को तमस की तरफ या झूठ की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो राहु भी अगर कुंडली में सात्विक ग्रहों का बल है तो उस झूठ को धर्म की जय के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से केतु एक प्रकार का डिटैचमेंट है, अपने कर्तव्य से धीरे धीरे, आप कर्तव्य कह लीजिए या बंधन कह लीजिए, बंधन मुक्ति। क्लियर हो गया? क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी मोक्षा को अचीव करें, और कर्तव्य तो हमें करना ही होगा, लेकिन उसमें बीच में आड़े आता है कि भाई आपका ये कार्य है, दायित्व है, ये आपको पूरा करना होगा। अगर हमारा ब्रेन फर्स्ट क्लास चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाता है, भाई हम परमहंस वाली सोच में आ गए हैं, फिर हमारे लिए वो नियम, कायदे कानून मायने नहीं रखते हैं। लेकिन अगर अभी भी कोई व्यक्ति संसार में रह रहा है तो वो सारे नियम उसको मानने पड़ेंगे, उसको विभेद दृष्टि लानी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ध्यान देना, ये बंधन मुक्ति को दर्शाता है केतु। लेकिन कोई व्यक्ति जो अभी भी बंधन में है, कोई मतलब लगभग सभी 99% लोग अभी भी बंधन में हैं, क्या कहें और ज़्यादा, तो हमें केतु का जो पूरी तरह से सार्वभौम्य, सबको एक समान देखने का जो तरीका है, वो हम एज इट इज लागू नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम फॉर्मेट बिगाड़ देंगे अपने जीवन का। तो ध्यान रखना, केतु को लौकिक कर्म से थोड़ा सा परहेज है। वो लौकिक कर्म करके ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता है, अंदर की यात्रा पर जाना चाहता है। इसीलिए कई दफ़ा हम इसको अवधूत भी कह देते हैं, जो अपने लौकिक रूप का ध्यान नहीं रखता है। अब रूप उसका, क्योंकि अवधूत का मतलब जिसका मन मस्तिष्क पूरी तरह से ब्रह्म में रमा हुआ है। कई प्रकार के हमारे चाहे भागवत महापुराण में या महाभारत ग्रंथ में ऐसे अवधूतों का वर्णन मिलता है कि अपने रूप का वो कोई ध्यान नहीं रखता है। वो कोई बुरी जगह भी, वहाँ भी, क्योंकि वो सब में ब्रह्म देखते हैं। पता लगा यहाँ पर कोई एनिमल बैठे हुए हैं, कोई स्वान यानी कुत्ते भी बैठे हैं उस जगह पर, उनको कोई इससे मतलब नहीं, सब में ब्रह्म दृष्टि देखते हैं, वहीं बैठ जाएंगे। अच्छे और बुरे का भेद खत्म हो जाता है। ये इसकी जो पिपासा है केतु की डिटैचमेंट वाली, ये कई मामले में बृहस्पति से भी आगे है उस ब्रह्म को जानने के लिए।
लेकिन बृहस्पति एक फॉर्मल, क्योंकि वो संसार के नियमों को भी मानता है। बृहस्पति का जो ज्ञान होगा वो अपने शरीर को स्वच्छ रखकर तब ज्ञान प्राप्ति की बात करेगा। केतु शरीर मोह बंधन में नहीं फंसता है। इसी कारण से कहते हैं जब केतु बिगड़ता है तो शरीर के अंदर ऐसी व्याधियां देता है जो अनडायग्नोज, जिनको हम जल्दी डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। केतु से प्रभावित व्यक्ति अगर पॉजिटिवली इंपैक्ट रखता है तो वो अपने आप को हाइड करेगा और उसी हाइडिंग में उसका हित होगा। ध्यान रखना है अपने आप को गुप्त, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी हो जाएंगे तभी भी ठीक नहीं है। एक हद तक, एक सीमा तक ही हम संसार में लोगों से एक संबंध रखें। अगर बहुत ज़्यादा संबंध रखेंगे तो डिपार्चर ऑफ सोल में बड़ी दिक्कत आएगी। हम उसको काल पुरुष की कुंडली के भी भावों से आकलित कर सकते हैं कि जैसे 2 नंबर यानी वृषभ में राहु उच्च का होता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज के ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की बात करता है, और केतु बात करता है एक प्रकार से आयु की, मृत्यु, क्योंकि ये 4, 8, 12 मोक्षा हाउसेस भी कहे जाते हैं। हालांकि 4 नंबर में क्योंकि कुजवत केतु है तो केतु हमारे घर को कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमारी मां को हृदय विकार दे सकता है अगर कर्क में केतु आता है। लेकिन अगर हम बाकी के मोक्ष हाउसेस की बात करें यानी 8 और 12 और धर्म स्थान 9 नंबर की भी बात करें तो भी केतु इन राशियों में अच्छा फल देता है। ध्यान रखना है राशि के पास भाव की भी एक प्री इमेज रहेगी। रेफरेंस कौन सा लेना है? मेष लग्न, क्योंकि कहते समय की उत्पत्ति हुई या जो हमने समय चक्र माना उसमें जो पहली कुंडली मानी वो मेष लग्न की मानी। तो इस वृश्चिक के पास 8 नंबर 8वें भाव की एक प्री इमेज रहती ही रहती है, तो उसको ये चीजें प्रिय हैं। अकल्ट विषय इसको बहुत प्रिय है। इनफैक्ट ये सांसारिक विषयों से ज्यादा उन विषयों पर महारत रखता है। और वहीं अगर अनफेवरेबल हालात में आ जाए केतु तो फिर वो अकल्ट से, माने एक तो होता है हमने अपने कुंडलिनी जागरण को जागृत करके अपने लौकिक बल को भी बढ़ा लिया, दूसरा केतु किसी की कुंडली में अनफेवरेबल है तो प्रयास करता है इस अकल्ट को जानने का, नहीं जानता है तो फिर वो जो अघोरी साधना की तरफ चला जाएगा और अपनी बुद्धि को विक्षिप्त कर लेगा, बोलेगा नहीं किसी से, छुपा छुपा रहेगा। तो ये समझना है कि ये एक दिखने में सात्विक रूप की बात नहीं करता है। जैसे केतु के रूप के बारे में कहा जाता, इनका रूप तमस है, लेकिन इनकी पूरी तरह से अगर ये कहीं भी किसी राशि में अकेले बैठे हैं, इनका पूरा एक ही एजेंडा है कि भाई संसार से डिटैचमेंट। इसीलिए कई बार उसको लोग इररेस्पॉन्सिबल मान लेते हैं। केतु से जो प्रभावित भाव होता है लोग कहते हैं भाई आप इसका टेक केयर नहीं करते हैं। भाई जैसे कोई व्यक्ति बहुत बहिर्मुखी है तो एक एक बात बारीकी से समझता है, लेकिन ये इन चीजों से परहेज करता है। कुछ भावों में अच्छा माना जाता है, जैसे चतुर्थ भाव में ठीक है हमारे, अगर क्योंकि हम इसको मोक्षा का पहला नींव या कहें मोक्षा की पहली जो नींव पड़ती है वो चतुर्थ भाव में पड़ती है, सुख भाव में, तो उस पार्ट के लिए तो ठीक है। लेकिन जो हमारा भवन है उसमें जो एक हार्मनी, एक हंसी खुशी का माहौल वो कम कर देता केतु, इसीलिए हम यहाँ पर केतु को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। हाँ, 5वें में फिर भी उसके मुकाबले अच्छा है, क्योंकि 5वां भाव कहीं ना कहीं जप की बात करता है, मंत्र साधना की बात करता है, विवेक शक्ति की बात करता है और डिग्री सर्टिफिकेशन की भी बात करता है। देखिए अगर डिग्री सर्टिफिकेशन के समय हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं, तो फिर वो पढ़ाई का या कह सकते हैं जो भी हमने शिक्षा ग्रहण की है उसका निचोड़, उसका एलिक्जर, उसका अमृत हम नहीं ले सके। तो इसलिए 5म भाव में भी केतु का बल अच्छा माना जाएगा अगर फेवरेबल राशि। वैसे 5 नंबर सिंह राशि में भी केतु को बली माना जाता है। कारण क्योंकि केतु का नॉट एग्जैक्टली लेकिन कुछ तरीका, कुछ स्टाइल मंगल के समान भी है। वो हम चर्चा करेंगे अभी कि मंगल का कौन सा फेज केतु के समान जान पड़ता है, क्योंकि मंगल तो कमांडर है और वो अंतर्मुख की बात नहीं करता है, वो तो समाज की रक्षा की बात करता है कमांडर,
उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किस पार्ट में मंगल के समान है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे जो अपने आप के प्राणों को बलिदान कर देने की चाहत है देश की रक्षा के लिए, वो मंगल के पास भी है और वो केतु के पास भी है, क्योंकि प्राणों का मोह भी केतु त्याग देता है। तो ये ध्यान देना किसी के कहने पर, स्पेशली भाई इनके बॉस ने अगर इनको बोला है प्राणों को त्याग दो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही समझना है इस चीज को। एक तो कोई सेना में अपने प्राणों का मोह त्याग कर राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, और कोई उसी इंस्पायर, ये माने हो सकता है उसको उसी थॉट को उसने इंस्पायर किया हो कि नहीं तुझे मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, तुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो अपने शरीर को उसने मोह त्याग दिया। हो सकता है कोई सुसाइड बॉम्बर। तो ये इस परिप्रेक्ष्य माने इस प्रकार की भावना में प्राणों का मोह खत्म करने में केतु कुछ कुछ मंगल के समान है। मंगल भी बहुत बोल्ड है, अगर अपने उसमें आ जाता तो कर्तव्य परायणता पूरी दिखाता है। इसी प्रकार से इस थॉट के लिए मंगल और केतु समान जान पड़ते हैं। तो ध्यान रखना है इन भावों में, इसको हम 5th के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि 11 नंबर राशि यानी कुंभ राशि में राहु को स्वग्रही जैसा माना जाता है, और सिंह राशि में केतु अकेला है तो अच्छा फल देता है, और अगर चंद्रमा के साथ आता है तो भ्रमित करता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, तो भी ध्यान रखना है ये दोनों अलग अलग प्रकार के भ्रम है। राहु का भ्रम कैसा था? राहु इस संसार में ही रहना चाहता है, केतु संसार में नहीं रहना चाहता है। लेकिन मतलब भाई दोनों चंद्रमा के दोनों, एक नॉर्थ नोड एक साउथ नोड है, लेकिन हम अगर पोल पर चले जाते हैं तो फिर हमारा नहीं चलेगा। हमें इन दोनों का सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। अब अर्जुन अगर पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि सर संसार में लिप्त रहूं या संसार का त्याग कर दूं, भगवान ने कहा यह प्रश्न गलत है। आपको संसार में कर्म भी करना पड़ेगा राहु समान, लेकिन उस कर्म में आपको लिप्त भी नहीं होना है केतु समान। तो अब आपको ध्यान रखना है कि राहु का गुण भी हमारे होना चाहिए, केतु का भी गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कोई भी एक्सट्रीम लेवल नहीं जाना चाहिए। अगर एक्सट्रीम लेवल पर आता है तो फिर हम अपने, अगर मान लीजिए केतु एक्सट्रीम पर आता है तो आदमी कर्मों से दूरी बना लेता है। उसको किसी भी लौकिक कर्म से कोई वो नहीं है कि कैसे कब उसका पालन करना है। और अगर राहु बहुत बली हो जाता है तो फिर वो पूरी तरह संसार की बात करेगा, उसको मोक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो इस मामले में अगर केतु गुरु जैसे प्लैनेट के साथ बैठा हो, दृष्ट हो, बहुत अच्छा। तो 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर राशियों का बल बढ़ाने वाला होता है केतु। 12 नंबर यानी फाइनल मोक्षा, अंतिम मोक्षा, इस विषय में माहिर है केतु। कई मामले में ये गुरु से भी आगे है और उसको 12 नंबर राशि बहुत फेवरेबल लगती है। जहां 9 नंबर की बात है तो 9 नंबर में व्यक्ति को तीर्थ स्थान कराता है, गंगा की यात्राएं कराता है। तो इस प्रकार का स्वभाव रहता है। अब जैसे हम कारकत्व भी साथ साथ समझते जाएंगे तो इन भावों को इसकी पुष्टि होती रहेगी कि कौन कौन सा बल यहां केतु ने लिया है। बंधन मुक्ति, तो एक ही लाइन में अगर समझना है तो भाई ये नियमों को नहीं मानने वाला है। लेकिन अब ये 2 प्रकार से हैं। देखिए, एक सच में कोई परमहंस योगी है, कोई अवधूत है, तो वो नियमों को ना माने वो चलता है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर मैं अभी संसार में फंसा हूं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी भार्या है, और उसके बाद मैं कह दूं कि नहीं मैं बंधनों से मुक्त हो गया हूं, फिर मैं जो कर्म करूंगा वो दोषपूर्ण होंगे। केतु का जो पॉजिटिव फल है वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि केतु हम सबको चाहिए, लेकिन केतु जब तक संसार में रह रहे हैं, संसार में हम सब में अलग अलग दृष्टि हमारी कि भाई ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, तब तक हम पूरी तरह से बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। और फिर भी हम कह दें कि नहीं मैं बंधन मुक्त हूं। पता लगा बंधन मुक्त हम बोलते हैं, लेकिन सैलरी में अगर 2000 रुपये भी कम हो जाए तो फिर भौवें बड़ी हो जाती हैं, तो फिर बंधन मुक्त नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि नहीं सर
अभी हम बंधन में हैं, इसीलिए हम राहु को भी एक्सट्रीम लेवल पर लेकर नहीं। अब कोई बहुत बड़े लेवल के कोई सन्यासी हुए हैं, उनके जीवन पे केतु का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है, नियमों से ऊपर उठ गए हैं, कोई नियम साधारण नियम उन पर मायने नहीं रखता है। अवधूत का मतलब चाहे वो अभी नहाने को दिन में ठंड में चाहे वो 3 बार नहा लें और चाहे वो 2 दिन तक भी ना नहाएं, क्योंकि उनके लिए कि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा इन सब चीजों में लिप्त नहीं होती है। और जब ये दृष्टि आ जाती है तो फिर उसको बोलते हैं ये सच में केतु का एक स्ट्रक्चर है जो दिखने में थोड़ा सा मटमैला मलिन चितकबरा सा दिखाई देता है, नाखून से भी बड़े हुए हैं, लेकिन अंदर की दृष्टि बड़ी पवित्र है। और यही समझने वाली बात है कि हमारे अलग अलग प्रकार के पुराणों में चाहे या कोई कलिकाल में भी कई ऐसे आख्यान आते हैं जहां पर कोई व्यक्ति का रूप बड़ा तामसिक सा जान पड़ता है, लेकिन उससे जब धर्म चर्चा की तो पता लगा अरे ये तो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले ब्रह्म ज्ञानी है। तो इस शब्द को आपको अच्छे समझना है कि अवधूत किसे कहते हैं। अगर आप अवधूत को समझ गए तो फिर आप केतु को लगभग समझ जाएंगे। अंतिम मोक्ष की बात करता है, इसीलिए वो इस प्रकार के प्रोटोकॉल में ज़्यादा नहीं फंसना चाहता है। इसलिए कई दफ़ा हमें वो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल जान पड़ता है कि यार ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन ही नहीं करता है। कहाँ तो राहु एक एक बात का बड़ी बारीकी से ध्यान रखता है, क्योंकि वो बहिर्मुखी है, वो संसार में ही लिप्त रहना चाहता है, ये संसार से डिटैच होने की बात करता है, सांसारिक बुद्धि से परे। कुछ नियम ऐसे हैं ये जो हमारी सांसारिक बुद्धि में फिट नहीं होते हैं कि यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, भाई ये तो कहीं हमने ग्रंथ में नहीं दिखा है, ये कौन से धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन अगर केतु सच में बहुत बलीय बृहस्पति के साथ इंस्पायर है तो फिर आप उनको धर्म मत सिखाएं। धर्म वैसे भी अपना विषय खुद से ही हमें वहन करना होगा। मैं अपने धर्म का पालन करूं, आप अपने धर्म का पालन करें। रूप का ध्यान नहीं, इसलिए कई दफा बोलते हैं कि भाई केतु अगर किसी भाव में खासकर जैसे 8वें में बिगड़ कर बैठता है तो फिर ये इन अंगों का ध्यान नहीं रखता है, तो फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज दे देता है, त्वचा रोग, और अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो कई दफ़ा ये हमें लेप्रोसी यानी अंग गलने लग जाते हैं, सफाई का ध्यान नहीं रख पाता है वो। सांसारिक आलस्य, सांसारिक दृष्टि से जिसको आलस्य कई दफ़ा बोलते हैं, क्योंकि अवधूत का यही रूप है। पता लगा कई दफ़ा अजगर की तरह वो पड़ा हुआ है, अपने आप को ज़्यादा हिलाना भी ठीक नहीं समझता है। और लेकिन उसकी निद्रा में भी क्या है, उसकी निद्रा में भी एक ईश्वरीय आवाहन चल रहा है कि भाई वो आपको लग रहा है कि वो सो रहा है, लेकिन वो एक ईश्वरीय जप के रूप में चल रहा है। तो कई दफ़ा देखिए बिगड़ा हुआ अगर केतु है तो फिर वो उस जैसा दिखाई जरूर दे रहा है कि शायद वो ब्रह्म की उपासना के रूप में अवधूत जैसा जप कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो मलिन ही है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि वो बड़ा करीबी मामला है। ये चीज़ सेपरेट करना कि ये सच में एक ब्रह्मज्ञानी अवधूत है या वो एक नियमों को ना मानने वाला व्यक्ति है। वो बिल्कुल मानता नहीं नियमों को, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है। धर्म नियमों से ऊपर अगर केतु का बल है बृहस्पति के साथ तो हमारे जो साधारण नियम है उससे वो ऊपर उठ जाता है। क्लियर हो गया? वो उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई सर ये तो शौच के समय शरीर तो हमारा गंदा रहता है, उस समय तो भगवान का कैसे स्मरण करना चाहिए, वो उसका चल रहा है स्मरण, यानी गंदी अवस्था में भी उसका स्मरण रुकने वाला नहीं है। तो हमें लगता है हमारी सांसारिक बुद्धि से सर ये तो अधर्म कर रहा है, नहीं। तो इसलिए बोलते हैं सांसारिक साधारण नियमों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी भी नियमों में है, संबंधों का विभेद देखता है कि भाई ये मेरी स्त्री है वो पराई स्त्री है, ये मेरे पिता हैं वो उसके पिता हैं, उसके लिए अगर वो ऐसा करता है तो फिर गलत हो जाएगा। उसको धर्म में रहकर ही कार्य करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान इसी की वो लालसा रखता है कि किसी तरह हम ब्रह्म को जाने, किसी तरह हम ईश्वर को जाने, और ब्रह्म के लिए हम अष्टम भाव को पकड़ते हैं। इसीलिए केतु इन चीज़ों से भी एक डिटैचमेंट करवा देता है। बोलते हैं 7वें में 8वें में बैठता है। देखिए मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, केतु किसी भी प्रकार से डिशुम की बात नहीं करता है। अगर कोई ऐसा फेस दिखाई भी देगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, जैसे कुजवत में है
कि कई दफ़ा ऐसा लगता है यार सुसाइड बॉम्बर तो एक झगड़े की बात कर रहा है, उसका अपना स्वरूप बड़ा शांत होता है, किसी ने उसको इंस्पायर किया है, क्योंकि हेडलेस है, वो बुद्धि नहीं है उसके पास, किसी ने उसको इंस्पायर किया है कि जा तू ये कर्म कर, तुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार उसको नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इंस्पायर करते हैं, वो केतु की इसी मनोभावना के कारण कि भाई मुझे प्राणों का मोह नहीं है। तामसिक रूप, दिखने में तामसिक जान पड़ता है, अच्छा बुरा में सम, अच्छा और बुरा। कहता है जी ये हम हमारे अच्छे विचारधारा वाले लोग हैं, इनके विचार ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उसकी बुद्धि दोनों में सम होगी। ये केतु जहाँ बल उसका बढ़ रहा है केतु का, क्योंकि वो इन सब नियमों में नहीं ज़्यादा फंसता है, उसको पता है अंततो गत्वा फाइनल पार्ट ऑफ द लाइफ क्या है, हमारा एग्जामिनेशन कहाँ से निकलेगा, वो 12वें भाव से। तो उसी के बारे में मनन करता रहता है, भाई मृत्यु समय जब आएगा तो ये सब ज़्यादा, इसलिए अंतर्दृष्टि ज़्यादा ना लाओ, समदृष्टि लाओ, सबको मिलाने का प्रयास करो। राहु क्या करता है, समान है उसमें भी भेद दृष्टि लाता है, ये भिन्नताओं में भी एकता देखने का प्रयास करता है केतु, क्योंकि अंत तो कहता है सबको मिला देना चाहता है। कम बोलचाल, ज्यादा नहीं बोलता है, चुप रहता है। किसी भी भाव में केतु का बल बढ़ता है, उससे संबंधित विषयों में वो ज्यादा नहीं बोलेगा। मान लीजिए प्रथम भाव में ही केतु बैठा हुआ है, तो फिर वो अपने आप को बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता है, अपने आप को गुप्त रखते हैं, कम ही बोलते हैं। अंतर्मुखी, गुप्त जीवन, जीवन में इनके गुप्तता रहती है। केतु का बल अगर बढ़ता है, कुछ हद तक ये वृश्चिक राशि के समान जान पड़ता है, इसीलिए वृश्चिक राशि में केतु को उच्च समान माना जाता है। और चंडी गणेश की उपासना करनी चाहिए, ये भी इनके कारकत्व में माने जाते हैं। चितकबरा रंग, धूम्रवर्ण भी इनको प्रिय है, यानी धुएं जैसा रंग, या जो भी डॉटेड जिसमें ब्लैक और वाइट कलर के डॉट्स हैं, इस प्रकार का कोई पैटर्न, कभी इस प्रकार का कोई केतु के लिए हम कोई दान की बात करते हैं, इस प्रकार की चीजें केतु को प्रिय है। अभी हम आपके प्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, केतु को क्या प्रिय है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी ग्रह से संबंधित किसी, मान लीजिए केतु बिगड़ा हुआ है, तो पहले तो हम वर्ण संकरों को हमें विशेष स्नेह रखना चाहिए। वर्ण संकर यानी हाइब्रिड, किसी भी प्रकार से, चाहे हम हाइब्रिड क्रॉप्स की बात करें, चाहे हम हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग की बात करें। हाइब्रिड यानी जैसे कई बार वो कहते हैं भाई इस समूह का विवाह इस समूह में नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो संतान होती है उसको हम बोलते हैं ये वर्ण संकर है। लेकिन हमें उनके प्रति कोई हे दृष्टि नहीं रखनी चाहिए अगर केतु का बल बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, वो ईश्वर की इच्छा थी, जैसे भी उन्होंने विवाह किया, कुछ हमारे ऐसे प्रचलन में रहे, इसलिए मैंने बोला ना केतु साधारण धर्म, जो धर्म बृहस्पति जिसकी बात करता है वो एक साधारण धर्म है। साधारण धर्म यानी जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। केतु उस धर्म से भी ऊपर की बात करता है कि नहीं, इन नियमों में मुझे उलझना नहीं है, मैं तो सीधा फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं, मैं अद्वैत की बात करता हूं, मुझे 2 या 3 का भेद नहीं करना, मुझे एक, सब में एक ही दिखाई देता है। इसलिए ये मुख्य रूप से इसको हाइब्रिड का लवर माना जाता है। क्लियर हो गया? किसी भी वर्ण से मिलन से जो संतानें होती हैं उनको बोलते हैं कि भाई ये वर्ण संकर है, या अलग आजकल हाइब्रिड क्रॉप्स भी बहुत चल रही हैं अलग अलग प्रकार। तो ये इसके मन में कोई ऐसा विभेद नहीं कि भाई वो अच्छा होता है ये खराब होता है, नहीं, सब अच्छा होता है। और फिर इसमें ध्वज, जहां भी ध्वज पताका की बात करेंगे तो हम केतु को बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम कभी अपने गुरु की बात करते हैं तो कहते हैं भाई गुरु कोई भी धारण करे। कई दफ़ा ऐसा होता है भाई हमने गुरु धारण किया है, कुछ गुण हमें दिखाई दिए, बाद में पता लगा कुछ उसमें अवगुण है, लेकिन अब धारण कर लिया है गुरु तो जो कहेंगे करना पड़ेगा। तो कहते हैं भाई हमने फिर पताका को या ईश्वर को गुरु मान लिया। तो पताका जहां भी वो हमारे गुरु को प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती है, भी हमें लीड कर रही है वो पताका, क्या वो ध्वज हमें लीड कर रहा है, तो वो हमें किसी भी सांसारिक नियमों में वो बंधता नहीं है। तो इसी प्रकार से केतु भी एक ध्वज को रिप्रेजेंट करता है, एक पताका को रिप्रेजेंट करता है।
हम भी इस प्रकार के प्रयोग स्वरूप पताका या ध्वज अपने घर पर, जो भी आपको जिस भी देश में हम रहते हैं वो उसका पसंद है, लगा सकते हैं। नहीं तो आप जिस प्रकार का कुछ कुछ 9 नंबर का वर्ण माना जाता है, धनु का वर्ण, कुछ कुछ इसमें ऑरेंज और येलो वाला मिक्सिंग है, वो उस प्रकार का वर्ण आप ध्वजा में लगा सकते हैं। वर्ण संकर यानी हाइब्रिड, गिद्ध इनका वाहन पक्षी माना जाता है। तो गिद्ध भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से, जो ज़्यादातर उसको जाना जाता है मृत जीवों को समाप्त करने वाला, ख़त्म करने वाला। तो ये भी संसार का बहुत बड़ा भला करता है और मन में कोई ऐसा उसके भेद नहीं कि नहीं मैंने उन्हीं जीवों को खाना है जो बड़े अच्छे माने जाते कि नहीं। तो इसीलिए इसका भी कहीं ना कहीं मृत्यु वाले पार्ट से संबंध दिखाई देता है। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस दे सकता है अगर केतु पीड़ित है। तो ध्यान रखना है इसमें कि प्लेग वाला पार्ट, हालांकि मुख्य रूप से हमने राहु के साथ जोड़ा, लेकिन राहु और केतु हैं एक ही शरीर के दो हिस्से। वो मुख्य रूप से बुद्धि लगा रहा है अपने ब्रेन, इसके पास ब्रेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हम ध्यान में चले जाते हैं तो वहाँ फिर हम बुद्धि से परे चले जाने की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से वो, क्योंकि उसके पास हृदय तो है और हम हृदय की धड़कनें सुनने की ही बात करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं, फिर बुद्धि की कल्पनाएं खत्म करो। तो ये इस चीज़ से पहले ही निवृत्त है। इसको अपने ब्रेन वाली चीज़ों को बंद करने की आवश्यकता नहीं कि भाई क्या विचार चल रहा है। वो बुद्धि वाला पार्ट या मस्तिष्क वाला पार्ट इसको परेशान ही नहीं करता है। तो इसीलिए ये एक अच्छे साधक के रूप में देखा जा सकता है। क्लियर? तो रोगों के साथ भी आपको ध्यान रखना है। अगर केतु पीड़ित है तो इस प्रकार के रोग, ट्यूबरकुलोसिस या प्लेग, और वो क्योंकि एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, तो कुछ रोग ऐसे हैं जो राहु में भी हैं और वो एग्जैक्ट केतु में भी हैं। गंदगी से होने वाला रोग, प्लेग भी अगर कुंडली में जैसे छठे भाव में केतु बैठा हुआ है और बिगड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के रोग दे सकता है जो अनडायग्नोज हैं, आसानी से ठीक नहीं हो सकते। तो कोई भी फोड़ी फुंसी होते समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब छठे भाव में बिगड़ा हुआ केतु है। असाध्य रोग, त्वचा पर सफेद निशान, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, इस प्रकार का वो केतु देता है। पैरों वाले हिस्से में कोई दोष है, क्योंकि जब हम इनके कवच, नवग्रह कवच पढ़ते हैं तो उसमें हम केतु का संबंध जो है हमारे पैरों से जोड़ते हैं, क्योंकि मस्तिष्क वाला पार्ट तो नहीं है, लेकिन प्रोएक्टिव पार्ट इसका क्या है? पैर। गंगा स्नान, तीर्थ स्नान कराता है केतु, नवम भाव के साथ संबंध बनता है। फोड़े फुंसी, नवम भाव यानी काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव क्या है? 9 नंबर राशि, धनु राशि में अच्छा माना जाता है। प्राणों का मोह नहीं। अब इसमें ये वाली बात जो मैंने बताई, कुजवत, कुज यानी मंगल के समान, नॉट एग्जैक्टली सेम, मंगल के समान एकदम सेम नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट कि अगर इसको कोई इंस्पायर करता है बार बार कि भाई तू अपने प्राणों को अपने जाति के लिए, अपने कौम के लिए या अपने देश के लिए, मतलब इस प्रकार से उसके विचारों को इंस्पायर किया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो ध्यान रखना है, ये केतु वाला पार्ट ही है। इसलिए जो आत्मघाती आतंकवादी हैं उसके साथ भी हम केतु को जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है उसमें वो स्वयं अपना मस्तिष्क नहीं चला रहा, किसी और के कहने पर वो चल रहा है ना, वो उसमें ज़्यादा बदलाव कर सकता है। जो उसके ऑर्डर देने वाले ने कहा है वो उतना ही करता है, भोजन में अंतर नहीं, अच्छा बुरा कहता जी ये स्वच्छ है, कोई अंतर उसका नहीं कर पाता है। और अगर आप थोड़ा देखें, एक जो फर्स्ट क्लास चीज़ को अटेन कर लेता है वो भी ऐसे ही जान पड़ता है। बड़ी विचित्र बात है कि जो अवधूत है वो भी उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको नहीं, शरीर से कोई लेना देना नहीं, वो उससे परे जा चुका है। कहता जी ये तो 2 दिन का रखा हुआ है, कहता जी सब बराबर है। तो इसी प्रकार से अगर किसी का केतु बिगड़ा हुआ है तो वो उसमें उसको, लेकिन ध्यान देना उसको तो दोष नहीं लग रहा है जो अवधूत ब्रेन को पा चुका है, लेकिन हमें दोष लग रहा है इस चीज़ का कि सारा खेल ही हमारे मस्तिष्क से किस प्रकार हम चीज़ों को देखते हैं।
अगर हम शमशान भूमि से आए हैं तो हमें हाथ पैर धोना होगा, स्नान करना पड़ेगा, लेकिन कोई अवधूत रात शमशान घाट में ही बिता कर आया है, आपके घर में निवास करने के लिए अगर वो कहता है तो उल्टा आपका घर पवित्र हो जाएगा। कितना बड़ा अंतर है। कहाँ तो हम, और उसको हम ये भी नहीं कहेंगे भाई महात्मा जी आप रात को शमशान में रुके इसीलिए आप स्नान करें, नहीं। उनका तो ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं कि मैं गंदा हूं या अच्छा हूं, ये सब यहां से आ रहा है। लेकिन हम स्वयं इस बात को कैसे कहने लग जाएं कि नहीं सर मैं तो फर्स्ट क्लास मेंटेलिटी हूं। ब्रह्म को जानने वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। वो तो अपने आप को शून्य मानता है कि मैं तो शून्य हूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। और जब उसकी बातें हम सुनते हैं तब पता लगता है अरे ये तो ईश्वर को जानने वाला है। हमने कितने व्यक्तियों से बातचीत की जो दिखने में हमें बड़े प्रकांड विद्वान जान पड़े, लेकिन वो दिखने में एकदम मटमैला सा जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि शायद 3-4 दिन से नहाया भी नहीं है। लेकिन ये सारे विषय मायने नहीं रखते हैं अगर वो उस चीज को उसने हासिल कर लिया है। नाना दादी वो भी केतु रिप्रेजेंट करता है। कहीं अगर गलत प्रकार से पीड़ित होता है तो फिर उनकी हेल्थ को खराब करता है। लहसुनिया एक नग होता है जिसको कुछ कुछ जैसे बिल्ली की आंख के समान, वो कैट आई भी बोलते हैं वो स्टोन, वो उस प्रकार से जान पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना है कि स्टोन, कई लोग कहते हैं कि स्टोन कौन सा पहनना चाहिए। स्टोन उसी को फल देगा जो उस ग्रह को जानता है, जो उस ग्रह के स्ट्रक्चर को जानता है, उसको रिस्पेक्ट करेगा। किसी भी व्यक्ति कोई आपके लिए स्टोन लेकर आया, आपने कुछ पता नहीं है, स्टोन आपने पहन लिया, आपको लगा बस अब जादू हो जाएगा। इसीलिए स्टोन फलता है किसी को और किसी को नहीं फलता है। देखिए ओम मंत्र सभी जानते हैं, लेकिन किसी के लिए वो ओम का उच्चारण सब कुछ देने वाला, वो एक दिव्य पारस मणि के समान है। और किसी के लिए ओम एक साधारण मंत्र है या एक साधारण शब्द है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए ध्यान रखना, ये एक ही चीज में भी अलग अलग फल में विभेद हो रहा है कि कहाँ नीलम शनि के उच्चतम फल दे पा रहा है और कहाँ नीलम हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा है। हमें लगता है कि शायद वो खान का फर्क है, क्योंकि वो उस माइंड से निकाला गया था इसीलिए वो ज़्यादा काम कर रहा है। इस माइंड से निकाला है वो घटिया है, वो उड़ीसा वाली माइंड से निकालना चाहिए था, हीराकुंड वाली से, वो बल उसका बढ़ जाता। कहीं और की खान से निकला तो बल नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जो तत्व प्रिय है वो उसके अंदर है, लेकिन उसको जो प्रिय है वो आपके अंदर नहीं है, वो ध्यान रखना है। तो इसलिए पहले अपने आप को तैयार करना है, और जब तैयार कर लेंगे हम अपने आप को उस ग्रह के लिए, फिर स्टोन डालने से ही फायदा होगा। अंधकार में देखना, तो अंधकार में रहता है वो अपने आप को थोड़ा लाइट वगैरह बंद करके रखते हैं ऐसे व्यक्ति। राहु होता है तो फुल एक्सपोजर चाहिए, अंधकार में बैठना पसंद करते हैं। और IR लाइट भी हम इसमें देखते हैं। IR यानी इंफ्रारेड। भाई अगर हमने कभी विजिबल लाइट की बात की हो, VIBGYOR, विब की ओर, जिसको रेनबो कलर बोलते हैं, तो जो लाल से कम है वो इंफ्रारेड है, जो केतु का रंग माना जाता है। और जो वायलेट से ज़्यादा है वो अल्ट्रा वायलेट, जो राहु का रंग माना जाता है। बाकी इनके बीच में फिर हमने अलग अलग सभी प्लैनेट के कलर। तो ये रेड से सिमिलर है कुछ कुछ इंफ्रारेड, लेकिन वो आंखों से नहीं दिखता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए किसी लौकिक रंग में इसको नहीं फंसाया जा सकता है कि भाई लौकिक रंग में कैसा है, वो तो दिखाई नहीं देता इंफ्रारेड। तो जो भी इस प्रकार की टेक्निक भी है नाइट विजन की, उसमें भी कहीं ना कहीं केतु का अधिकार है। या कोई इस प्रकार की कोई ऐसे दृष्टि की कल्पना कर सकता है या ऐसे देख सकता है वो, तो वो सब भी केतु के एक अधिकार में है। हकलाना, किसी बच्चे के आप सेकंड हाउस में देखते हैं केतु कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, तो शुरुआत में उसको बोलने में तुतलाना, हकलाना हो सकता है। लेकिन उस जिस हाउस में बैठा, क्योंकि केतु का अपना हाउस तो नहीं है, वो जिस हाउस में बैठा उसका मालिक अगर बली अवस्था में है तो रिजल्टेंट उसका मालिक संभाल लेगा। शुरुआत में थोड़ा हकलाने के बाद वाणी ठीक हो जाएगी। मस्तिष्क विहीन, तो ये बात का बार बार ध्यान रखना है कि
ये मस्तिष्क या बुद्धि ही जमा घटा करती रहती है, इसीलिए ध्यान नहीं लगाया जाता। लेकिन केतु का बल बढ़ने पर ध्यान लगाना बड़ा अच्छा होता है। एकदम मस्तिष्क शून्य चला जाता है, कोई भावना नहीं। दक्षिण पश्चिम दिशा के साथ संबंध, दोनों ही राहु और केतु को इस दिशा के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक पूरी तरह संसार है, संसार में लिप्त होना है, एक संसार नहीं है, उससे निकलना है। इसीलिए उसको देखकर कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है यार ये तो आलसी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नियम पालन नहीं करता है। केतु का जो स्ट्रक्चर है, कई दफ़ा ऐसा जान पड़ता है। बलि केतु कैसे जानते हैं? गुरु बुजुर्गों का कृपा पात्र। कोई भी आपको अगर केतु के लिए प्रयोग भी करना है, आप बृहस्पति को प्रसन्न करें, केतु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन इनकी खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये तामस यानी डार्क साइड के राजा के अंडर रहता है, शनि की लॉबी में रहता है केतु, लेकिन क्योंकि शरीर वैसा है, तामसिक तमस रूप इनका है। लेकिन जहां विचारों की बात आती है तो ये बृहस्पति के उस एजेंडे के समान है, पूरी तरह ज्ञान की बात करने वाला, ब्रह्म की बात करने वाला। तो उनकी कृपा मिलती है अगर बलि होता है केतु। गुप्त साधना में रत सफलता, क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टम भाव के साथ संबंध बनता है, 8वीं राशि के साथ संबंध बनता है, तो ये गुप्त साधना में लगा रहता है और सफलता भी पाता है। कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि हम डेली आधे घंटे 1 घंटे के लिए बैठते हैं ध्यान में, और 5 महीने बाद 1 साल के बाद हमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया, हम जल्दी चीज़ों को रिस्पॉन्स करने लगे। वो सही है एकदम, कि आपने अपने उस शक्ति को कौन से चक्र तक ले आए हैं आपको पता नहीं है, लेकिन वो जो बुद्धि इतनी प्रखर हो गई है और लिप्तता कम हो गई है संसार से, वो इन चक्रों में विजय पाने के कारण। समाज में वर्ण संकरों से अच्छे संबंध, जो भी चाहे वो हाइब्रिड प्रोडक्ट हो, चाहे वो हाइब्रिड पीपल हो, उनसे अच्छे संबंध होंगे और उनका प्रेम मिलेगा, हम उनको प्रेम करेंगे। तीर्थ यात्राओं में परिवार भ्रमण, ध्यान देना, इसमें मुख्य रूप से परिवार भ्रमण की बात आ रही है, यानी घर के बुजुर्ग भी इसमें शामिल होंगे। और इस प्रकार की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आपका केतु बली है। सत्व रज तम समान रूप में से देखना, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है इसके अंदर, कि वो शांत बुद्धि से, चाहे कोई सात्विक विचार हो, चाहे कोई राजसिक यानी प्राप्तियों के लिए कर्म करने वाला हो, कोई तामसिक विचार हो, दोनों में सिमिलैरिटी दिखता है। कहता है दोनों अंततोगत्वा ईश्वर के पास ही जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। तो ये एक समरूपता केतु बली जातकों में ही दिखाई देती है। यानी एक्सट्रीम लेवल पर ये हेट नहीं करते कि भाई ये तमस आदमी है, इसको दूर करो। उसको किसी भी गुप्त रोग से पीड़ित नहीं, कोई भी इस प्रकार का गुप्त रोग इसको परेशान नहीं करेगा। और अगर इस प्रकार की कोई फोड़ी फुंसी निकलती भी है, तुरंत ठीक हो जाती है। केतु बलि की निशानी है। निर्बल केतु, केतु हमारा कमजोर है तो मस्तिष्क का पूर्ण प्रयोग ना कर पाना, क्योंकि वो हेडलेस की बात करता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच सभी की रहती है कि भाई कोई आपको टास्क दिया गया है, उस टास्क को पूरा करना है, कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। लेकिन इन जातकों में अगर केतु का बल क्षीण होता है, या कहते हैं केतु उस भाव को, मान लीजिए फर्स्ट हाउस को वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है, तो फिर पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? मस्तिष्क का पूर्ण प्रयोग ना कर पाना। संसार में किसी भी धर्म के प्रति उदासीनता, क्लियर हो गया? तो वो सभी धर्म के प्रति उदासीन रहता है। देखिए ध्यान रखिए, एक तो होता है कि मैं धर्मों में मानता हूं, लेकिन सभी धर्मों को मानता हूं, लेकिन मैं किसी से कलह नहीं करता हूं। एक होता है मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूं, मैं कोई नियम नहीं मानता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो मानता हूं। ये एक गलत दृष्टि है। आपको कोई तो नियम मानना पड़ेगा, और वो कब है? जब आप सच में परमहंस हैं नहीं। जहां अपने प्रेम की बात आती है वहां तुरंत अपने हक के लिए लड़ते हैं कि मेरे राइट्स क्या है, मेरे राइट्स क्या है। और अगर आपको कहा जाता है कि भाई अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी नहीं करते हैं आप। पैरों में दोष संभव, टीबी, कुष्ठ, कैंसर, असाध्य रोग से पीड़ित हो सकता है वो।
तो अगर केतु नेगेटिवली इफेक्ट करता है कहीं, तो कोई ऐसी बीमारी जो अजीबोगरीब बीमारी, जो सुनने में कभी नहीं आती है, सभी से बोलचाल समाप्त कर देना। केतु अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे लोगों से अपने संबंध कम करना शुरू कर देता है और बोलचाल समाप्त कर देता है। केतु की अंतर्दशाओं में भी ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे मान लीजिए अगर अच्छी पोजीशन में है केतु, फिर तो वो ईश्वरीय उसमें लगा रहेगा, साधना में ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर रहे हैं ईश्वरी। लेकिन अगर आपका केतु नेगेटिवली प्लेस्ड है तो इसकी अंतर्दशा में फिर आप डिप्रेशन में भी चले जाते, अवसाद में चले जाते, किसी से बात नहीं करते हैं। फिर इसमें साफ सफाई का ध्यान ना रखना। केतु भावों में भी किसी भी भाव में बैठा होगा जहां भी फेवरेबल अगर राशि में नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा है तो इस हिस्से का ध्यान नहीं रखता है बिल्कुल भी, गले का, इन सब चीज़ों में उसको दिक्कत आती है। और मान लीजिए वो यहाँ बैठा है सप्तम में, तो फिर उसका इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन क्लीन नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से वो यहाँ बैठा है तो अपने छाती का ध्यान नहीं रखता है, ब्रीस्ट पार्ट का ध्यान नहीं रखता है। तो ये उन अंगों का विशेष रूप से वो साफ सफाई का ध्यान नहीं करता है। तो ये था केतु का परिचय। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की हम सभी विषयों के केतु को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। और आप 9 के 9 ग्रहों की रिकॉर्डिंग, सूर्य से लेकर केतु तक की रिकॉर्डिंग अगर देखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी खुद की कुंडली में जिसमें खाली एक प्लैनेट का रोल नहीं है, किसी और प्लैनेट के साथ वो बैठ रहा है, कोई और प्लैनेट ज़्यादा बली है तो वो अपना बल ज़्यादा बढ़ाता है। तो वो 9 के 9 ग्रहों के स्वभाव को, कारकत्व को देखकर हम अपने आप को समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 12 भाव हैं, फिर इसमें 12 अलग अलग राशियां हैं। ऐसा नहीं कि ये 12 भाव सभी वो फिक्स रहेगा, नहीं, ये मूवेबल है। और उसमें फिर 9 ग्रह हैं। इस प्रकार से अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो जितनी आबादी है हमारे अर्थ की, उससे ज़्यादा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर हमें उस अंतर तक पहुंचना है कि हर कुंडली में हम अंतर्दृष्टि ला पाएं, तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री प्रभु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।